हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास एम्फीबिया ऑफ कॉर्डेट्स। तो आज के लेक्चर में हम कॉर्डेट के क्लास एम्फीबिया को लेकर डिस्कस करेंगे। तो हमने देखिए वर्टिब्रेट के क्लासिफिकेशन में क्या डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि कॉर्डेट का एक सब फाइलम था जिसका नाम था सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा जो है सब फाइलम है और इस सब फाइलम को हमने दो डिवीजन में डिवाइड किया था। तो वर्टिब्रेटा को हमने दो डिवीजन में डिवाइड किया था। कौन कौन से डिवीजन थे? तो एक डिवीजन था हमारा एग्ना था और दूसरा जो डिवीजन था वो था ग्नेथो स्टोमेटा। तो एग्नाथा के अंदर हमने जॉलेस वर्टिब्रेट्स को इंक्लूड किया था जिनका कि माउथ सक्टोरियल टाइप का था। ग्नेथोस्टोमेटा में ऐसे वर्टिब्रेट्स को इंक्लूड किया था जिनके अंदर जॉ प्रेजेंट था। अब ग्नेथोस्टोमेटा को हमने दो सुपर क्लास में डिवाइड किया था। ग्नेथोस्टोमेटा को हमने दो सुपर क्लास में डिवाइड किया था। कौन कौन से सुपर क्लास थे? पहला सुपर क्लास था सुपर क्लास पाइसेस और दूसरा जो सुपर क्लास था वो था हमारा कौन सा? टेट्रापोडा। सुपर क्लास पाइसेस में हमने क्या देखा था कि इनका बॉडी स्ट्रीमलाइन था, इनमें लोकोमोशन फिन से हो रहा था। और टेट्रापोडा का सबसे इंपॉर्टेंट जो खासियत होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द टेट्रापोडा इज दैट इन टेट्रापोडा द लोकोमोशन ऑकर बाय द फोर लिम्स। इनमें जो लोकोमोशन होता है वो फोर लिम्ब से देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रीफ में थोड़े से टेट्रापोडा जो हमारा सुपर क्लास है इसके हम थोड़े से कैरेक्टर देख लें और फिर उसके बाद हम इसके फर्दर क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो मैंने अपनी जब क्लासिफिकेशन का जब हमने सेपरेट लेक्चर लिया था तब आपको बताया था कि टेट्रापोडा जो होता है इसे चार क्लास में डिवाइड किया जाता है। क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एबीज और क्लास मेमेलिया। इस तरह से टेट्रापोडा को हम चार क्लास में क्लासिफाइड करते हैं। इट बिकम क्लियर? तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो सबसे पहले हम सुपर क्लास टेट्रापोडा को लेकर डिस्कस करते हैं। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब होता है फोर, पोडा मतलब होता है लैग, मतलब कि इसमें टू पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट। द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ टेट्रापोडा इज दैट टू पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट, मतलब कि फोर legs प्रेजेंट। एक तो ये कैरेक्टर हो गया टेट्रापोडा का। दूसरा, इसमें जो हार्ट होता है उसमें दो एट्रियम या दो आरिकल आपको देखने को मिलते हैं। एट्रियम present in the heart।
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ टेट्रापोडा। इसमें आपको आपको हार्ट जो है यहाँ पर 3 चेम्बर देखने को मिल सकता है, 4 चेम्बर हार्ट देखने को मिल सकता है, और हार्ट में वेंट्रिकल एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, बट ऑरिकल जो होंगे इस क्लास में वो हमेशा आपको 2 ही देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसमें रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग से देखने को मिलता है। अदर स्ट्रक्चर भी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, पर मेनली यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे टेट्रापोडा में, वो आपको क्या देखने को मिलेंगे, लंग्स। तो नेक्स्ट कैरेक्टर इसका हो गया कि रेस्पिरेशन बाय लंग्स। लंग से रेस्पिरेशन होता है, उसे कौन सा रेस्पिरेशन बोलते हैं हम, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो आपको इस तरह का रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। तो ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, टेट्रापोडा के। अब उसके बाद ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया आप सभी को, ये क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम टेट्रापोडा के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो टेट्रापोडा को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी क्लास, ये आप सभी जानते हैं। तो ये क्लास है नंबर 1 एम्फीबिया, क्लास 2 रेप्टिलिया, क्लास 3 एप्स, और क्लास 4 मैमेलिया। तो टेट्रापोडा को स्टूडेंट्स 4 क्लास में क्लासिफाइड किया जाता है। ये 4 क्लास कौन कौन से हैं, ये तो क्लियर हो गए। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास एम्फीबिया। तो अब हम बात करते हैं टेट्रापोडा का जो फर्स्ट क्लास है, वो क्लास कौन सा है हमारा, क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया को लेकर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो बर्ड है एम्फीबिया, ये 2 ग्रीक बर्ड के फ्यूजन से बना है। तो देखो, यहां पर 2 बर्ड है, एक तो हमारा है एम्फी और दूसरा है बायोस। तो देखिए, ग्रीक बर्ड एम्पियोस, ये एम्पी का मतलब होता है ड्वेल, और बायोस मतलब होता है लाइफ। मतलब कि इसका मतलब क्या निकलता है, मतलब ऐसे एनिमल जो पार्शली लैंड पे भी रह सकते हैं और पार्शली वाटर में भी रह सकते हैं। तो ऐसे एनिमल मतलब कि 2 डिफरेंट हैबिटेट में अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं। इस तरह के एनिमल को हम किसमें इंक्लूड करते हैं, एम्फीबियंस में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, these animal can survive on land as well as water। मतलब ऐसे एनिमल जो अपना जीवन लैंड पे भी रह सकते हैं और
पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, मतलब एनिमल विच पार्शली ऑन लिव ऑन द लैंड एंड पार्शली ऑन द वाटर। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द ओरिजिन। इनका ओरिजिन कैसे हुआ वो देखते हैं, और कब हुआ इसका ओरिजिन। देखिए, एम्फीबियंस का जो ओरिजिन है अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन के बारे में। तो डेवोनियन एज करके एक एज हमारी अर्थ पे आया था, जैसे आप लोगों ने जुरासिक एज के बारे में सुना होगा। उसी तरह से एक डेवोनियन पीरियड करके एक एज आया था, इसमें एम्फीबियंस का ओरिजिन हुआ था। तो एम्फीबियंस का जो ओरिजिन हुआ था वो फिश से हुआ था। लंग फिश जैसी फिश जो थी उनसे इनका ओरिजिन माना जाता है। तो एम्फीबियंस originated from fishes। इनका ओरिजिन किससे हुआ था स्टूडेंट? फिश से हुआ था। किस एज में हुआ था? डेवोनियन एज माना जाता है, जिसपे कई बार नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं, तो ये आपको आना चाहिए। डेवोनियन एज के बाद हमारी अर्थ पर एक एज और आया था, जिसे कि हम कार्बोनिफेरस एज के नाम से जानते हैं। तो कार्बोनिफेरस जो एज है उसे हम गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस अर्थ पे उस जमाने में एम्फीबियन से डोमिनेंट थे। इसके अलावा और कोई था ही नहीं उस जमाने में। तो नेक्स्ट जो पीरियड था वो है हमारा कार्बोनिफेरस पीरियड। तो ये जो पीरियड है इसे हम मानते हैं गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियन। तो गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियन किसको माना जाता है? कार्बोनिफेरस पीरियड को माना जाता है। डेवोनियन में ओरिजिन हुआ और कार्बोनिफेरस पीरियड में पूरी धरती पे फैल गए। जहां देखो वहां आपको एम्फीबियन ही एम्फीबियन देखने को मिलते थे। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर डिस्कस करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियन के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज दैट दे कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। They can live aquatic as well as terrestrial habitat। मतलब ये एनिमल एक्वेटिक हैबिटेट में भी रह सकते हैं और उसके साथ साथ ये जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकते हैं। बट यू मस्ट रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये एनिमल लैंड पे रहने के लिए फुली अडॉप्टेड नहीं है, और इसीलिए ये एनिमल हमारे फ्रेश वाटर सोर्सेज के आसपास देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा वाटर सोर्सेज से दूर ये एनिमल देखने को नहीं मिलते। पहली बात तो ये, और दूसरा ये पूरी तरह से अब अर्थ पर रहने के लिए, लैंड पर रहने के लिए अडॉप्टेड नहीं है, क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए तो वाटर में ही जाना पड़ता है। मतलब वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ एम्फीबियंस। यदि पानी नहीं होगा तो ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। इनके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है। ये हमेशा वाटर की सरफेस में, वाटर के ऊपर ही जाके रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट में भी ऐसा ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है। मतलब ब्रायोफाइट्स ने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को एक्वायर कर लिया, पर रिप्रोडक्शन के लिए उनको वाटर की नीड होती है। और इसलिए जब भी हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि ब्रायोफाइट इज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो ठीक यहां पर भी एम्फीबियंस जो है पूरी तरह से लैंड पर रहने के लिए अडॉप्टेड नहीं है। जब भी ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो इन्हें जो है वाटर की नीड होगी। ठीक है, इट बिकम क्लियर। अच्छा, दूसरा देखिए, अभी टेट्रापोडा में आते हैं। टेट्रापोडा में आएंगे तो आप क्या देखेंगे कि इनमें 2 पेयर ऑफ लिम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे ये हमारा फ्रॉग है, तो फ्रॉग दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो फ्रॉग में आप देखिए इसमें 2 पेयर ऑफ लिम्स है, मतलब 4 लिम्स है टोटल। तो ये क्या है, एक्चुअली टेट्रापोडा है। टेट्रापोडा का जो फंडामेंटल कैरेक्टर कि 4 लेग का प्रेजेंट होना या 2 पेयर ऑफ लिम्स का प्रेजेंस होना, ये यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं। टू पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट। तो आपको यहाँ पे 2 पेयर ऑफ लिम्स दिखाई देते हैं। ये 4 पेयर और हिंड पेयर दिख रहा है आपको। ये आगे वाले लिम्स दिख रहे हैं, 4 लिम्स दिख रहे हैं इसके, और ये आपको हिंड लिम्स दिख रहे हैं। इनमें कितने पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट हैं? 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट हैं। इट बिकम क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट है। अब उसके बाद इसकी बॉडी डिवीजन की रिगार्डिंग बात करें। इसके पहले हमने पाइसेस पढ़ा था। पाइसेस में हमने क्या देखा था कि बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से 3 पार्ट थे बताइए जरा मेरे को? हेड, ट्रंक और टेल। इस तरह से 3 पार्ट में फिश की बॉडी को डिवाइड किया था। अब इन एम्फीबियंस को जरा देखिए, तो मोस्ट ऑफ एम्फीबियंस की बॉडी को, मैं बोल रहा हूं मोस्ट ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ एम्फीबियंस की जो बॉडी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो देखिए, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये क्या है इसका? हेड। रिमेनिंग जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम टेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मोस्टली द बॉडी डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट। The body divided into 2 parts। 2 parts कौन कौन से इसके? एक तो है हेड और दूसरा कौन सा है? ट्रंक। तो बॉडी इसकी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो इसका हेड है और दूसरा इसका क्या है? ट्रंक। तो ये तो क्लियर होगा, हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर यहां पर भी एक्सेप्शन है, जैसे कि अब मोस्ट ऑफ एम्फीबियंस में तो टेल नहीं होती है, तो बॉडी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? हेड और ट्रंक। पर हम यहां पर भी एक चीज देखते हैं, क्या कि कुछ एम्फीबियंस ऐसे जिसमें कि टेल प्रेजेंट होती है, जैसे सैलामेंडर। तो वहां पर हम बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हेड, ट्रंक और टेल। ये किसके लिए है? सैलामेंडर के लिए। ठीक है ना। इसके एक्सेप्शन कौन हो गए? इसके एक्सेप्शन हो गए सैलामेंडर। सैलामेंडर में क्या होता है कि बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है सैलामेंडर में? हेड, ट्रंक और टेल। तो इस तरह से बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है? 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। अब हम बात इसके बाद स्किन को देखें या इनके इंटीग्यूमेंट को देखें, तो हम क्या देखते हैं कि इनकी जो स्किन है उस पे म्यूकस ग्लैंड्स बहुत देखने को मिलती हैं। अब म्यूकस ग्लैंड है तो म्यूकस ग्लैंड क्या सिक्रीट करेंगी? म्यूकस सिक्रीट करेंगी। और म्यूकस सिक्रीट करने से इसका स्किन कैसा हो जाएगा? ड्राई होगा कि मॉइस्ट होगा? मॉइस्ट स्किन देखने को मिलेगा। तो इनमें जो स्किन होता है, एम्फीबियंस में जो स्किन होता है, वो कैसा होता है? मॉइस्ट होता है। उसमें ढेर सारी आपको म्यूकस ग्लैंड देखने को मिलेंगी।
और यहाँ पर स्केल्स absent होते हैं, स्केल्स यहाँ देखने को मिलते ही नहीं है। ठीक है, तो ये इनके स्किन का कैरेक्टर हो गया। तो इनका यहाँ पर जो स्किन है, स्किन को हम इंटेग्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि स्किन यहाँ पे कैसे दिखाई देगा आपको, मॉइस्ट। स्केल्स क्या दिखाई देंगे आपको यहाँ पर, absent, और आपको यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो आपको ये देखने को मिलता है इनकी स्किन के अंदर। स्किन में क्या देखने को मिल रहा है आपको कि स्किन इनका मॉइस्ट है, स्केल्स absent है, और म्यूकस ग्लैंड्स ढेर सारी इनकी स्किन पे क्या है, प्रेजेंट है। ओके, तो ये तो हो गया स्किन के बारे में। अब हम बात करेंगे आई के बारे में। तो देखो इसकी जो आई होती है ना, उसमें आईलिड्स प्रेजेंट होती है। मतलब कि जब ये पानी में जाएगा तो क्या होगा कि आई के ऊपर आईलिड, एक ट्रांसपेरेंट आईलिड होती है, वो आई को कवर कर लेगी, जिससे कि आंखों के अंदर जो पानी जाएगा वो नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे डाइकर को देखा है ना, पानी में डाइक लगाने वाले देखा ना आपने कि वो स्पाइक्स जैसे पहन के जो है पानी में जो डाइक लगाते हैं, ताकि पानी के अंदर आंखें खोल सकें और पानी आंखों में नहीं जाए। तो यहां पर क्या होता है कि आईलिड प्रेजेंट है आई के ऊपर, तो वो आई को कवर कर लेती है जब ये फ्रॉग जो होते हैं जब वो पानी में जाते हैं तब। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि आई विथ आईलिड। तो नेक्स्ट कैरेक्टर आपको क्या दिखाई देगा, आंखों में क्या प्रेजेंट है, आईलिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो आंखों के पीछे क्या होंगे, कान होंगे, ईयर होंगे। इनमें हम क्या देखते हैं, जनरली कोई भी ईयर है तो ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। ह्यूमन में हम ईयर में क्या पढ़ते हैं कि ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। ठीक है, इनमें इंटरनल ईयर प्रेजेंट है, मिडिल ईयर प्रेजेंट है, बट एक्सटर्नल ईयर इनमें क्या होता है। अब आंखों के पीछे आपको ऐसा ब्लैक कलर का एक आपको छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वो थिम्पेनम को रिप्रेजेंट करता है। ये थिम्पेनम क्या है, थिम्पेनम जो है हमारे कान के अंदर का ईयर ड्रम है। तो जब भी हम सुनते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होते हैं, उस वाइब्रेशन को हमारा ब्रेन जो होता है वो परसीव करता है। ठीक है, तो यहां पर थिम्पेनम प्रेजेंट, ये क्या है, यहां पर थिम्पेनम प्रेजेंट है, इट रिप्रेजेंट द ईयर। तो यहां पर थिम्पेनम प्रेजेंट है, और थिम्पेनम किसको रिप्रेजेंट करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है। थिम्पेनम प्रेजेंट इट रिप्रेजेंट द ईयर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, यू मस्ट रिमेंबर। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट इन फ्रॉग। तो फ्रॉग में आपको क्या दिखाई देगा, जो एक्सटर्नल ईयर है वो आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा। ये क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि फ्रॉग के अंदर या एम्फीबियंस के अंदर
एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होता है और मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है। यहां पर आपको यह याद रखना है कि यहां पर जो टिम्पेनम मेम्ब्रेन है वो मिडिल ईयर की स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहां पर जो साउंड परसेप्शन हो रहा है ईयर में वो कहां हो रहा है, टिम्पेनम में हो रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ये किस तरह के एनिमल है इन टर्म्स ऑफ ये कोल्ड ब्लडेड है कि ये वार्म ब्लडेड है। तो स्टूडेंट यू मस्ट रिमेम्बर कि हमारे फ्रॉग जो होते हैं या एम्फीबियंस जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। मैंने जब पाइसेस डिस्कस किया था तब मैंने बताया था आपको कि देखिए कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये नहीं है कि ब्लड काफी ठंडा होता है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि इनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग होता है। मतलब जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वही इनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। ऐसे में इनको क्या फायदा होता है, ऐसे में इनको फायदा ये होता है कि इनको एक्सिस अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो ये एनिमल कैसे हो गए स्टूडेंट्स, ये हमारे एनिमल हो गए कैसे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं ये। कोल्ड ब्लडेड को हम कई और नामों से जानते हैं जैसे कि पोइक्रोथर्मल, या ऐसे हम बोलते हैं हेट्रोथर्मल, तो कोल्ड ब्लडेड को पोइक्रोथर्मल भी बोला जाता है और उसे हम हेट्रोथर्मल के नाम से भी जानते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको एक बात और याद रखना है, भाई पोइक्रोथर्मल है तो ऐसे में इनके अंदर हमें विंटर स्लीप और समर स्लीप देखने को मिलता है। मतलब हमने ऐसा देखा है ना कि फ्रॉग जो होते हैं वो रेनी सीजन में तो एक्टिव होते हैं और हमें पता नहीं पड़ता कि वो ठंड के दिनों में कहाँ गायब हो जाते हैं, गर्मी के दिनों में कहाँ गायब हो जाते हैं। कहाँ गायब होते हैं ये एक्चुअली सॉइल के नीचे चले जाते हैं और वहां पर एक डीप स्लीप कंडीशन में पहुंच जाते हैं। मतलब ये पूरे ठंड वर्ष होते हैं और पूरे गर्मी वर्ष होते हैं और रेनी सीजन आते ही एकदम एक्टिव हो जाएंगे और वापस जो है दिन भर रात भर जो है मतलब फीडिंग कर करके खाना खा करके अपने बॉडी के अंदर का जो चर्बी है, जो उनके अंदर का एडिपो टिश्यू है, उसकी अमाउंट को ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे ताकि ठंड के दिनों में गर्मी के दिनों में वो उसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो इसमें एक तरह की समर स्लीप और एक तरह की आपको विंटर स्लीप यहां पर देखने को मिलती है। अब ये एनिमल कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होने के साथ साथ ये पर्टिकुलर एक सीजन में एक्टिव होते हैं मोस्टली एनिमल, बाकी के टाइम में ये डीप स्लीप कंडीशन में होते हैं। डीप स्लीप का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया कि ये एनिमल क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए हम फ्रॉग को लेके बात कर रहे हैं, रेनी सीजन में बहुत ज्यादा एक्टिव, रिमेनिंग टाइम में डीप स्लीप कंडीशन में होते हैं। अब इन एनिमल में जो डीप स्लीप देखने को मिलता है वो दो टाइप का होता है। पहला कौन सा, एस्टिवेशन। बॉटनी वाले एस्टिवेशन से कंफ्यूज मत होइए, वहां पर आपने फ्लोर के अंदर आपने एस्टिवेशन पढ़ा होगा ना, टाइप ऑफ एस्टिवेशन, वॉलवेट है कि एडवेंट किस टाइप का एस्टिवेशन है, एम्ब्रिकेट है, वॉलवेट है, ट्विस्टेड है। यहां पर जूलॉजी में जो एस्टिवेशन का मतलब होता है वो होता है समर स्लीप से। ठीक है, इसी तरह का एक एस्टिवेशन एक टाइप का और डीप स्लीप इन एनिमल में और देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, विंटर स्लीप। तो समझ में आया ना, आपको इसमें हाइबरनेशन भी देखने को मिलता है, आपको इसमें एस्टिवेशन भी देखने को मिलता है। अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, एम्फीबियन सॉरी। अब एम्फीबियंस के डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर बात करें तो देखिए एम्फीबियंस में एलिमेंट्री कैनाल तो कंप्लीट, एक वेल डिफाइंड माउथ होता है जहां से फूड मटेरियल को फीड करता है और यहां पर एनस की जगह हमें क्लोइका देखने को मिलता है। यहां पर क्लोइका देखिए, ये कोई भी ओपनिंग है,
एलिमेंट्री कैनाल का ये एंड ओपनिंग है, मैंने पहले बताया आपको। इसमें से केवल फीकल मैटर पास आउट हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे एनस। एनस के अलावा अब इसमें से देखिए फीकल मैटर के अलावा अदर सब्सटेंस के लिए भी ये पासिंग का काम कर रहा है, तो उस समय हम इसको एनस नहीं बोलते, उसकी जगह इसको किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? क्लोएका के नाम से जानते हैं। क्या नाम यूज करते हैं हम स्टूडेंट्स? क्लोएका। इसके लिए हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे? क्लोएका वर्ड यूज करते हैं। इट बिकम क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इन एनिमल्स में जो एंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो एंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? क्लोएका प्रेजेंट होता है। तो यहां पर क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो ये तीनों एक ही जगह पे ओपन होते हैं। कहां पे ओपन होते हैं? इस क्लोएका में ओपन होते हैं। तो ऑल थ्री सिस्टम्स आर ओपन इन अ सेम पॉइंट या सेम चेंबर। दिस इज नोन एज क्लोएका। उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोएका के नाम से जानते हैं। तो क्या देखा आपने? रिप्रोडक्टिव कैनाल भी यही होगा, क्लोएका रिप्रोडक्टिव कैनाल भी होगा, क्लोएका यूरिनल कैनाल भी होगा, और क्लोएका एलिमेंट्री कैनाल का एंड पार्ट भी होगा। क्या क्या होगा? क्लोएका एलिमेंट्री कैनाल का एंड पार्ट होगा। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग भी यहीं पे, मतलब कि रिप्रोडक्टिव कैनाल की ओपनिंग भी इसी में होगी, और इसके साथ साथ हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग भी इसमें है, मतलब कि यूरिनरी जो ट्रैक है वो भी कहां ओपन हो रहा है? क्लोएका में ओपन हो रहा है। तो ये सब एक्टिविटी इसी के थ्रू हो रही है, मतलब यहां से अनडाइजेस्टेड मतलब फूड मटेरियल पास आउट हो रहा है, यहां से जर्म सेल्स, स्पर्म या ओवम भी बाहर आ रहे हैं, यहां से यूरिन भी इसकी बाहर आ रही है। इट बिकम क्लियर? समझ में आ गया हमको? आप सभी को समझ में आ गया ये? ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद देखिए फ्रॉग जो होते हैं, या लगभग जितने भी एम्फीबियंस होते हैं, तो मोस्टली एम्फीबियन जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। फ्रॉग भी कैसा है? कार्निवोरस है, और इनका एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल होता है कंपैरेटिवली मैमल्स के या हर्बीवोरस एनिमल्स के। ठीक है ना? अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब हम इसके रेस्पिरेशन को लेके बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग डिस्कस करें, हम क्या देखते हैं इनमें कि इनमें रेस्पिरेशन ऑकर बाय किन किन डिवाइसेस से रेस्पिरेशन होता है? नंबर 1, लंग से रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, इनमें स्किन से रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, इनमें गिल से रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, और इनमें बक्को फेरेंजियल जो कैविटी होती है इससे भी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो इतनी सारी डिवाइसेस से आपको रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। रफली बोले सभी एम्फीबियंस के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो हम क्या देखते हैं कि ऑल एम्फीबियन में जो है आपको लंग्स और गिल्स तो देखने को मिलेंगे, इसके अलावा स्किन से भी रेस्पिरेशन एम्फीबियंस में होता हुआ दिखाई देगा। बट यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मोस्ट ऑफ एम्फीबियंस में जो गिल्स होते हैं वो केवल लार्वल कंडीशन में ही होते हैं। कहाँ होते हैं? लार्वल कंडीशंस में होते हैं। एडल्ट में गिल डिसअपियर हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम फ्रॉग को लेके बात करें तो फ्रॉग में हम क्या देखते हैं कि एडल्ट फ्रॉग में गिल्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, पर गिल्स के अलावा लंग्स, स्किन, बक्को, फेरिंजियल कैविटी से आपको रेस्पिरेशन होता हुआ दिखाई देगा। इट बिकम क्लियर? समझ में आ गया आप सभी को ये? अब उसके बाद हम जो है इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इट बिकम क्लियर? अब हम आते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं।
नाउ वी डिस्कस अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो देखिए स्टूडेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए, इनमें हम क्या देखेंगे, इसमें जो हार्ट होता है वो कैसा होगा, 3 चैम्बर्ड होगा। इस तरह का हार्ट होगा स्टूडेंट्स। मतलब कैसा हार्ट दिख रहा है यहां पर आपको, कैसा हार्ट दिख रहा है ये, यहां पर 2 ऑरिकल्स हैं और एक क्या है यहां पर, वेंट्रिकल। तो यहां पे हार्ट 3 चैम्बर्ड, यहां पे डबल सर्कुलेशन या पार्शियल डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, पार्शली डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। मतलब कि हम क्या देखते हैं कि बॉडी में से ब्लड हार्ट में गया, हार्ट से वापस बॉडी तक पहुंचने में 2 बार वो हार्ट में से पास आउट होगा पार्शली। तो यहाँ पे कौन सा देखने को मिल रहा है आपको, पार्शली डबल सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है। यहां पर आपको आरबीसी न्यूक्लिएटेड देखने को मिलते हैं। याद रखिए एनिमल किंगडम में सबसे बड़े जो आरबीसी होते हैं वो हमें एम्फीबियंस में देखने को मिलते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में इतना सफिशिएंट है। अब कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको पॉइंट बता देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिपेटिक पोर्टल वेन इनमें प्रेजेंट होता है, रीनल पोर्टल वेन भी प्रेजेंट होता है पर वो रिड्यूस फॉर्म में देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पहले इस पे क्वेश्चन आते थे पर आजकल इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करें तो ये हमारे यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं और इनमें मीसोनेफ्रिक किडनी देखने को मिलती है। ठीक है, इफ वी डिस्कस अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम क्या देखेंगे, किडनी कैसे होगी, इसमें मीसोनेफ्रिक, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहां पे होगा क्या, यूरिया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा आपको, यूरिया देखने को मिलेगा। तो एक्सक्रीशन में इतना इनफ। मीसोनेफ्रिक किडनी क्या होती है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये एम्ब्रियोनिक किडनी का मिडिल पार्ट यदि एडल्ट में किडनी बनाता है तो इस किडनी को हम कौन सी किडनी के नाम से जानते हैं, मीसोनेफ्रिक किडनी के नाम से जानते हैं। इट बिकम क्लियर। अब उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। अब हम इसमें क्रेनियल नर्व्स के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो क्रेनियल नर्व किसको बोलते हैं, जो ब्रेन से जो नर्व निकलती हैं इन्हें हम क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो क्रेनियल नर्व है वो आपको कितने देखने को मिलेंगे, 10 पेयर एम्फीबियंस में। एम्फीबियन में जो स्कल आपको जो है, देखिए आपको यहां पर स्कल डाइकोंडाइलिक देखने को मिलेगा। अब डाइकोंडाइलिक स्कल किसको बोलते हैं, देखिए यदि स्कल में 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइकोंडाइलिक स्कल। यदि ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल एक है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। तो एम्फीबियन का जो स्कल है वो कैसा है, डाइकोंडाइलिक। अब ये मुझे लगता है कि अभी आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं थोड़ा बता दूं आपको। ह्यूमन स्कल से आप थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन स्कल है,
ह्यूमन स्कल तो आप सभी ने देखा है। अब आप देखिए, ये स्कल है, मान लीजिए ह्यूमन स्कल है, और स्कल का ये वाला पीछे वाले पोर्शन में ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। तो इनका नंबर यदि 1 होगा तो ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। यदि ऑसिपिटल कॉन्डाइल 1 है तो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, यदि ऑसिपिटल कॉन्डाइल का नंबर 2 है तो डाइकॉन्डाइलिक स्कल। तो इनका स्कल कैसा होता है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं एम्फीबियंस के रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो एम्फीबियंस के रिप्रोडक्शन को लेके बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एम्फीबियंस होते हैं ये हमारे यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब कि मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। यहां पर आपको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगी। मतलब हम मेल और फीमेल को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है, और कहाँ होता है, इट इज मस्ट फॉर एम्फीबियन कि कहाँ होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है। ठीक है, अब उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया वाटर में। अब ये कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, मतलब ये अंडे देने वाले होते हैं। उसके बाद इसमें जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट टाइप का। मतलब यहाँ पे आपको लार्वा फेज देखने को मिलेगी। तो जितने कैरेक्टर हमने डिस्कस किए एम्फीबियंस के वो आपको समझ में आए होंगे। हमने एनसीईआरटी में जितने भी दिए हुए हैं कैरेक्टर वो बहुत ब्रीफ में दिए हुए हैं। हमने थोड़ा सा उनको इलोबरेट करके डिस्कस किया। डिस्कस इसलिए किया क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन नीट का आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें हमने अलग लेक्चर में डिस्कस किया है। काफी लंबा टाइम हो गया आपको वॉच करते करते। थैंक यू स्टूडेंट्स।